लगता है ये कोई नक्शा वक्शा है। उसने आंखें सिकोड़ते हुए पेपर को पास लाया, जैसे उसमें छिपे राज अभी अभी फूट पड़ेंगे। अंशा ने झपट कर नक्शा छीना और ध्यान से देखने लगी। उसकी नजरें तेजी से नक्शे पर दौड़ी। सही पकड़े हो शोभित, ये चमत्कारी तलवार तक पहुंचने का रास्ता है। फिर खुद से बड़बड़ाते हुए बोली, वेद प्रताप अंकल ने कहा था तलवार पुराने कब्रिस्तान में है, पर ये नक्शा तो जंगल की तरफ जाता है। शोभित ने मुंह बनाते हुए कहा, साला सब झूठ की फैक्ट्री चला रखी है, अब बताओ करना क्या है। अंशा ने गहरी सांस भरी, जैसे खुद को फुल चार्ज कर रही हो। अगर घर वापस गए तो विक्रांत सर दोबारा खंजर ढूंढने ही नहीं जाने देंगे। हमें अभी निकलना पड़ेगा, इसी वक्त, इस नक्शे के हिसाब से, फिर बिना टाइम वेस्ट किए। अंशा ने नक्शे को ठीक से पढ़ा, दिशाएं समझी और एक्शन मोड में आ गई। चलो बच्चा पार्टी, उसने कमांड दी। अंधेरा घना था। चांद कभी बादलों के पीछे छुप जाता तो कभी झांक लेता। अंशा, शोभित और उनकी जानदार बच्चा पार्टी चुपचाप पुराने कब्रिस्तान के अंदर मौजूद एक पतली पगडंडी जो जंगल की ओर जा रही थी। जैसे जैसे वो आगे बढ़े, जंगल और भी डरावना होता गया। झाड़ियों से अजीब सी सरसराहट की आवाजें आ रही थीं। पेड़ों की शाखाएं हिल डुल रही थीं, जैसे कोई छुप कर देख रहा हो। ओए अंशा, शोभित फुसफुसाया। पीछे कुछ आवाज आई थी। कोई पीछा तो नहीं कर रहा? बकवास बंद कर, आगे देख। अंशा ने फट से जवाब दिया, पर खुद भी 2 कदम बाद पीछे मुड़कर देखने लगी। आगे एक जगह रास्ता 2 तरफ बंट गया। नक्शा देखकर अंशा ने कहा, बाएं जाएंगे। जैसे ही उन्होंने बाएं कदम बढ़ाया, अचानक जमीन फिसलन भरी हो गई। सभी धड़ाम धड़ाम गिरते पड़ते खुद को संभालते आगे बढ़े। ये रास्ता ही अब शकुनी लग रहा है यार, शोभित ने बड़बड़ाया। तो वापस जा और अर्पिता की नजरों में हीरो बनने का मौका छोड़ दे, अंशा ने ताना मारा। अचानक आगे हल्की सी चमक दिखी। एक झाड़ी के पीछे से नीली रोशनी छनकर आ रही थी। चलो देखते हैं, अंशा ने कहा और धीरे धीरे कदम बढ़ाए। जैसे ही वो झाड़ी के पास पहुंचे, एक धुंधला सा आकृति उभरी। एक अजीब सा चेहरा, ना पूरी तरह आदमी ना पूरी तरह जानवर। आंखें काली चमकदार, होंठों पर पागल सी मुस्कान। वो छलावा था। छलावा ने हाथ फैलाए और मधुर आवाज में कहा, आओ, थके हो ना, आराम करो, सब कुछ छोड़ दो, बस मेरे साथ चलो। अंशा के कानों में जैसे किसी ने शहद घोल दिया हो। उसे लगा बस थोड़ी देर आराम कर ले, फिर सब हो जाएगा। शोभित की पलकों पर भी बोझ सा उतर आया। सैंडी, पेप्सी और बिल्लू बिल्ला भी सुस्त पड़ने लगे। बस मैंगो ने जोर से दहाड़ मारी। उसकी गर्जना से अंशा चौंकी और पीछे हट गई। ओए, ये तो जादू कर रहा है, शोभित चीखा। अब थोड़ी होश में आया। अंशा ने फटाक से जेब से छोटा आईना निकाला। उसको एक बात याद आ गई थी, छलावा खुद को आईने में देख नहीं सकता। अंशा ने आईना छलावे के सामने कर दिया। जैसे ही छलावा ने आईना देखा, वो चीख पड़ा। उसकी शक्ल डरावनी से भी डरावनी हो गई और धुएं के गुब्बारे की तरह फूट पड़ी। पूरा जंगल गूंज उठा। कहीं से उल्लू बोले, कहीं से झींगुरों की फौज जाग गई। भागो यहाँ से, अंशा ने चिल्लाते हुए कमान दी। सब दौड़ पड़े। सैंडी, बिल्लू अंशा के कंधों के ऊपर चढ़ गए। पेप्सी भी पीछे भागा। मैंगो ने सबसे आगे रास्ता बनाया। आखिर कुछ दूर भागने के बाद सब हांफते कांपते रुके। शोभित ने हंसते हुए कहा, भाई आज तो कलेजा मुंह को आ गया था, और आएगा। अंशा ने नक्शा आगे बढ़ाते हुए कहा, खंजर मिलनी बाकी है और जंगल खत्म नहीं हुआ। पार्टी के अगले दिन की सुबह थी। ओबेरॉय पैलेस का डाइनिंग हॉल हलचल से भरा था। टेबल पर ढेर सारा ब्रेकफास्ट लगा था। आलू के पराठे, फ्रेश जूस, फ्रूट कट्स, सैंडविच, पनीर भुर्जी और नाना प्रकार की खुशबूदार चीजें। कुसुम जी ने अपना चश्मा ठीक करते हुए कहा, कल की पार्टी तो जैसे अंशु ने लूट ही ली। सौम्या ने चुटकी ली, अरे दादी, सबके होश उड़ा दिए अंशु ने, डांस फ्लोर पर आग लगा दी थी। इसी बीच एकदम रॉयल लुक में, बालों को पोनी में बांधे, साटन का हल्का पिंक गाउन पहने अंशा नीचे आई। चेहरे पर हल्की थकावट थी, लेकिन नजरों में वही चमक थी जो सिर्फ विक्रांत के सामने आती थी। विक्रांत पहले से ही टेबल पर बैठा था, ब्लैक 3 पीस सूट में, बालों को हल्के से पीछे किया हुआ और वही ठंडी सी निगाहें। उसने जैसे ही अंशा को आते देखा, होंठों की कोने हल्के से उठ गए। गुड मॉर्निंग एवरीवन। अंशा ने जैसे ही कुर्सी खींचकर बैठने की कोशिश की, विक्रांत ने अपनी टांग जरा और आगे बढ़ा दी।
वो बैठी ही थी कि टेबल के नीचे से एक गर्म हथेली उसकी थाई पर आकर टिक गई। अंशा की आंखें तुरंत चौड़ी हो गईं। अंशा ने आंखें घुमाकर विक्रांत को देखा, जो अपने सिग्नेचर स्टाइल में जूस पी रहा था, जैसे कुछ किया ही ना हो। अंशा ने धीरे से फुसफुसाया, हब्बी हटाओ इसे। विक्रांत ने जरा भी नजरें न हटाते हुए हल्की सी डेविल स्माइल दी। नो। अंशा ने उसे हैरानी और गुस्से से देखा, लेकिन विक्रांत ने अपनी उंगलियों से धीरे धीरे उसकी थाई पर हल्का प्रेशर डाला, जैसे छेड़ रहा हो। नो। अंशा ने उसे हैरानी और गुस्से से देखा, लेकिन विक्रांत ने अपनी उंगलियों से धीरे धीरे उसकी थाई पर हल्का प्रेशर डाला, जैसे छेड़ रहा हो। हब्बी, सब सामने है, अंशा ने आंखों से इशारा करते हुए बोला। और तुम तो मेरी हो, सबको पता है। विक्रांत की आंखें अब ठंडी नहीं, पूरी शरारत से भरी थीं। वो दोनों अब नजरों से बात कर रहे थे, जैसे उनकी आंखों में ही पूरा प्रेम पत्र लिखा हो। कुसुम जी ने खांसते हुए कहा, दोनों बच्चे अब भी हनीमून मोड में ही हैं। पीयूष ने हंसते हुए कहा, भाई वाह, कल अंशु स्टेज पर, आज बिग ब्रो के दिल पर। अंकिता ने मस्ती करते हुए कहा, दादी, इन लव बेड्स का रोमांस तो पूरे पैलेस को झुलसा देगा। अब डाइनिंग टेबल पर सबकी निगाहें उन दोनों पर थीं। विक्रांत अब भी टेबल के नीचे से अंशा की थाई पर हल्के हल्के उंगलियां घुमा रहा था। अंशा का चेहरा लाल हो रहा था, गालों पर हल्की गर्मी सी दौड़ने लगी। उसने धीरे से कहा, बस करो ना, सब देख रहे हैं हब्बी। विक्रांत ने आंखों से कहा, तो देखने दो, हस्बैंड हूँ तुम्हारा, हक बनता है मेरा। और अब विक्रांत के अंगूठे ने हल्के से सेंसुअस मूवमेंट करना शुरू किया। बिल्लू, जो वैदेही की गोद में बैठा था, वो वैदेही जी अपनी भाषा में बोला, मम्मी, ये बिग ब्रो मेरी बेबी डॉल को परेशान क्यों कर रहे हैं? वैदेही जी को बिल्लू की बात समझ आ जाती थी। वो मुस्कुराई और बोली, बेबी, आपके बिग ब्रो अंशु के साथ शरारत कर रहे हैं। बिल्लू की आंखों उन दोनों पर ही टक गई थी, जैसे अंशा विक्रांत की नहीं बिल्लू की हो। अंशा को लगा, अगर अब नहीं भागी तो वो डाइनिंग टेबल पर ही सबके सामने पिघल जाएगी। अगले ही पल वो उठ खड़ी हुई और बहाना बनाया, मैं अपना फोन ले आती हूँ। और आशा तेजी से वहां से निकल गई। पीछे से हंसी की आवाजें गूंजने लगीं। भूषण हल्का सा मुस्कुराते हुए सभी से बोले, अब जब सब ठीक हो चुका है तो हमें विक्रांत और अंशा को फिर से हनीमून पर भेज देना चाहिए। सब विक्रांत को देखकर कर स्माइल करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ अंशा का कमरा का दरवाजा बंद करके राहत की सांस ली और खुद को ड्रेसिंग टेबल के आईने के सामने खड़ा किया। अंशा आईने में खुद को देखकर बड़बड़ाते हुए, विक्रांत सर तो सीरियसली पागल है। डाइनिंग टेबल के नीचे वो क्या कर रहे थे? सबके सामने, पागल, जानवर। अंशा विक्रांत की हरकत याद करके शर्मा जाती है। वो बाल ठीक कर ही रही थी कि तभी पीछे से किसी ने उसके पेट पर हाथ लपेट लिया। अंशा के कानों में एक रौबदार आवाज पड़ी। किस जानवर की बात हो रही थी मिसेज ओबेरॉय? अंशा चौंक कर बोली, विक्रांत सर, आपको नॉक करना नहीं आता क्या? विक्रांत आंखें सिकोड़ते हुए कोल्ड वाइनेस में कहा, मुझे नॉक करने की जरूरत तब होती जब ये कमरा किसी और का होता। ये कमरा और तुम मेरे हो। विक्रांत ने अंशा को पूरी तरह अपनी बाहों में भींच लिया। अंशा मुस्कुराते हुए धीरे से क्यूट तरीके से कहा, सबके सामने आपकी वो हरकत ठीक नहीं थी, शर्म आ रही थी मुझे। विक्रांत उसकी गर्दन के पास होंठ टिकाते हुए कहा, शर्म तो तब आनी चाहिए जब मैं दूसरे की बीवी के साथ नोटी हरकतें करूं। तुम तो मेरी हो और ये सब जानते हैं। है, अंशा शर्माते हुए कहा, पर थोड़ी तो तमीज। विक्रांत काटती आवाज में अचानक सख्त होकर बोला, तमीज? तमीज तब होती जब तुम किसी और की वाइफ होती। मैं तेरे साथ कोई ड्रामा नहीं करता, सीधा हक जताता हूँ। और अब तक तुमने रात वाली बातों का जवाब तक नहीं दिया। अंशा हड़बड़ाकर पूछती, कौन सी बात? विक्रांत धीरे से उसके होंठों के पास जुनून अंदाज में फुसफुसाया, जब तुमने कहा थक गई हूँ। विक्रांत सर, मुझे अच्छा नहीं लगा। तुम थक नहीं सकती, तुम मेरी वाइफ हो, मेरी आदत, और मेरी आदतें कभी मना नहीं करती। विक्रांत अंशा को धीरे से पीछे धकेलता हुआ बेड तक ले गया। अंशा विक्रांत का जुनून रूप देखकर घबरा गई थी, फिर भी दांत दिखाते हुए पूछती है, क्या करने वाले हो आप? विक्रांत धीरे से उसकी चूड़ियों को उतारते हुए कोल्ड वाइनेस में कहा, कंट्रोल ट्रेनिंग शुरू। और आज से तुम्हारे हर जवाब का मतलब सिर्फ हाँ होगा, ना बोलेगी तो भी नहीं चलेगा, समझी? अंशा क्यूट तरीके से रोते हुए बोली, आप बहुत जालिम हो। विक्रांत अंशा की नाक छूते हुए बोला, स्वीट हार्ट, जालिम नहीं, तुम्हारा जुनून हूँ, और जुनून ना नापता है ना समझौता करता है।
विक्रांत अंशा की मांग में हल्का सा चूमता है, फिर उसके कान में एक लाइन कहता है जो अंशा की सांसें थमा देती है। अब कपड़े उतारो, नहीं तो मैं फाड़ दूंगा, और फिर शिकायत मत करना कि मैं बहुत रफ हूँ। अंशा हैरानी से बोली, विक्रांत सर। विक्रांत गंभीर होकर कहा, हाँ विक्रांत, वही नाम जो तुम्हारी बैंडी पर हर जगह होना चाहिए। विक्रांत अंशा को बेड पर दबोच लेता है और अगला 1 घंटा बस उसकी पजेसिवनेस, प्यार और जुनून की कहानी बन जाता है, जहाँ कंट्रोल सिर्फ एक को होता है, विक्रांत ओबेरॉय को। मुंबई, तेजस का घर। नीति साड़ी में सजी धजी बैठी थी। उसकी नजरें नीची थीं और तेजस की नजरें सिर्फ उसी पर टिकी थीं। तेजस की माँ पानी लेकर आई और हंसते हुए बोली, हमें तो नीति बहुत पसंद आई, बहू बनाकर जल्दी से इस घर में ले आना चाहते हैं इसे। नीति की मम्मी मुस्कुराई, हम पंडित जी से बात कर एंगेजमेंट की तारीख निकलवाते हैं, फिर आपको फोन करेंगे। सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट लग रहा था, जैसे किसी का सपना पूरा हो रहा हो। तेजस की छोटी बहन चहकती हुई बोली, नीति भाभी को मैं घर दिखा लूं? तेजस के पापा ने सहमति में सिर हिलाया और बहनें नीति को घर दिखाने ले गईं। आखिर में उसे तेजस के कमरे में बैठा छोड़ गईं। तभी पीछे से तेजस आता है, तो मिस फ्यूचर वाइफ, मेरा कमरा कैसा लगा? उसने गला खंखारते हुए कहा। नीति झट से उठी और तेजस के सीने से लग गई। तेजस, मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि ये सब सच हो रहा है। तेजस उसकी पीठ सहलाते हुए बोला, जब प्यार सच्चा हो ना तो हर मुश्किल खुद हार जाती है। नीति। माहौल एकदम रोमांटिक था, मगर तभी एक गरजती हुई आवाज सुनाई दी, तेजस के पापा की। तेजस, तुम और वो लड़की दोनों बाहर आओ। तेजस चौंक कर बाहर भागा। हॉल में तेजस के पापा का चेहरा गुस्से से तमतमाया हुआ था। क्या हुआ पापा? तेजस ने पूछा। उन्होंने तेजस को फोन थमाया और गरजते हुए बोले, जिसे तुम इस घर की इज्जत बनाना चाहता है वो पहले ही किसी और की बाहों में इज्जत खो चुकी है। तेजस के हाथ से मोबाइल गिरते गिरते बचा। तस्वीरों में नीति किसी आदमी के साथ एक ही बिस्तर पर थी, ब्लैंकेट के नीचे। उस आदमी का चेहरा नहीं दिख रहा था, मगर तस्वीरें बहुत कुछ कह रही थीं। तेजस की माँ चीखी, हे भगवान, ये कैसी लड़की पसंद आई थी हमें? घर में इज्जत की जगह बदनामी ला रही थी। नीति की मम्मी तस्वीरें देखकर और चिल्लाईं, ये सब फेक है, किसी ने टेक्नोलॉजी से एडिट की है। हम अमीर लोग हैं, बहुत दुश्मन हैं हमारे। तेजस के पापा ने घृणा से कहा, अरे बहन जी, अमीरी तो डिस्को बार में भी दिखती है, जहां आपकी तरह की लड़कियां इज्जत बेचती हैं। वातावरण सुलग उठा, बहस तेज हो गई। तभी नीति की मम्मी ने पलटवार किया, क्या पता आपकी बेटियां भी बाहर क्या कराती हों। हमारी बेटी को दोष देने से पहले अपने घर की ओर भी देखिए। तेजस की माँ दहाड़ी, अरे बेशर्मी की भी हद होती है। अपनी लड़की की फोटोज का गंध हमारे मुंह पे पोत रही हो और हमारी बेटियों पर उंगली उठा रही हो। तेजस का धैर्य टूट गया। नीति, मुझे तभी समझ जाना चाहिए था जब तुम घर से भागने की बातें करती थी। अब समझ आया, वो बातें मजाक नहीं, तुम्हारा असली चेहरा थी। नीति गिड़गिड़ाकर तेजस का हाथ पकड़ती है। तेजस प्लीज मेरी बात सुनो, ये किसी दुश्मन का काम है, मुझे फंसाया गया है। तेजस झटक कर हाथ छुड़ाता है, निकालो इसे यहाँ से, वरना मैं खुद निकाल दूंगा। नीति के पापा आग बबूला होकर बोले, हमारी गलती थी जो हम तुम्हारे जैसे 2 कौड़ी के लोगों के घर रिश्ता लेकर आए। वो नीति का हाथ खींचते हैं। नीति रोती रहती है, तेजस, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगी, खुद को खत्म कर लूंगी। तेजस मुंह फेर कर खड़ा हो जाता है। दिल टूट चुका था और उस छोटे से घर में जहाँ चाय की प्यालियों के साथ एक रिश्ता बनने वाला था, वहाँ अब बस चीखें, अपमान और टूटे ख्वाब बिखरे थे। नीति, उसके मम्मी पापा कार में बैठे हैं। माहौल पूरी तरह गर्मा चुका है। कार के अंदर का तापमान 45 डिग्री तक पहुंच गया है। नीति के पापा गुस्से में बोले, नीति, तुम्हें इतनी पढ़ाई लिखाई करवाई ताकि तुम किसी 2 कौड़ी के लड़के के पीछे अपनी इज्जत की ऐसी तैसी करवा दो? नीति की मम्मी आंखें तरेरते हुए बोली, अरे मैं तो समझी थी मेरी बेटी बड़ी समझदार है, ये क्या निकली? प्यार भी करेगी तो तेजस जैसे को, वो भी ऐसा जो एक फोटो देखकर तुम पर शक कर ले। नीति पलकों से झरने बहाते हुए बोली, मम्मा प्लीज, तेजस ऐसा नहीं है, बस वो गुस्से में था। मुझे पता है उसको मुझसे बहुत प्यार है। वो वापस आएगा। नीति के पापा हंसते हुए बोली, वापस आएगा? क्या तेरा बॉयफ्रेंड है या अमेजन से ऑर्डर किया हुआ सामान? नीति की मम्मी को तो पहले ही ये रिश्ता पसंद नहीं था, वो उन्हें अपनी अमीरी का बहुत घमंड था। नीति की मम्मी ताली मारते हुए बोली, अरे वाह वाह, मर जाऊंगी उसके बिना, जी नहीं पाऊंगी उसके बिना।
ये सब डायलॉग मारकर तुम हमें इमोशनल करेगी? जरा आईना देखो। उस लड़के ने तुम्हारे कैरेक्टर पर उंगली उठाई और तुम अब भी उसके लिए आंसू बहा रही है। नीति बिलखते हुए बोली, उसने मुझे एक बार सुना भी नहीं, बस वो फोटो देखकर भड़क गया। मैंने कहा भी कि ये सब झूठ है, ये किसी दुश्मन का काम हो सकता है। नीति के पापा बात कट करके बोले, बेटा अब तुम सबको दोष दे दो। असल बात तो ये है कि तुम प्यार में अंधी हो गई थी और हम तो और भी अंधे। रिश्ता लेकर पहुंच भी गए थे उनके घर, हद है। नीति की मम्मी नाक चढ़ाकर बोली, हमसे बड़ी बेवकूफ कोई नहीं। हमने समझा कि लड़का पुलिस वाला है तो जिम्मेदार होगा। अरे वो तो निकला मिर्ची का ठेला, ऊपर से गरम अंदर से खट्टा। नीति एक हाथ से अपने आंसू पोंछते हुए बोली, मम्मा प्लीज, तेजस ही मेरा आखिरी प्यार है, उसके बिना मैं जी नहीं पाऊंगी। नीति के पापा सीट पर मुक्का मारते हुए बोले, खबरदार अगर फिर से मारने की बात की तो। अब वो लड़का तुम्हारे लिए हमसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गया। अच्छा ही हुआ उस लड़के का रंग शादी से पहले ही पता चल गया। नीति की मम्मी नाक सिकोड़ते हुए बोली, आजकल के बच्चों को पता नहीं क्या हो चुका है। कार का माहौल कुछ सेकंड के लिए शांत हो गया, बस नीति की सिसकियां सुनाई देती हैं। जयपुर। अंशा धीरे धीरे चलती हुई शीशे के सामने जाती है। गले पर लाल निशान साफ दिख रहे थे। वो उसे देखकर धीमे गुस्से में बड़बड़ाने लगती है, जानवर, पागल है ये आदमी। प्यार करते हैं या सजा देते हैं? बिहेव तो ऐसे करते हैं जैसे मैं इनकी गुलाम बन गई हूँ। तभी पीछे से बिस्तर की चादर सरकती है और रौबदार आवाज आती है, गुलाम नहीं, जुनून हो तुम मेरा, फर्क होता है। अंशा पलटकर देखती है। विक्रांत बिस्तर पर आधा बैठा, आंखें अधमुंदी, पर मुस्कान बेहद शैतानी। अंशा खींचते हुए बोली, मुझे बात नहीं करनी आपसे। विक्रांत बिस्तर से उठता है, चुपचाप पास आता है। अच्छा, तो अभी किससे बोल रही थी? अंशा गुस्से वाला क्यूट फेस बनाकर बोली, शट अप, आपको कोई हक नहीं मेरे साथ ऐसे पेश आने का। विक्रांत बहुत ठंडे स्वर में बोला, हक नहीं है? अचानक ही विक्रांत उसकी कलाई पकड़कर खींचा और जुनून अंदाज में बोला, तुम्हारी हर सांस पर हक है मेरा, और तुम कह रही हो नहीं है? अंशा आंखों से आंसू बहाते हुए बोली, मैं रोबोट नहीं हूँ, कोई डॉल नहीं हूँ जिसे जब चाहा तोड़ दिया, जब चाहा सजा दी। मैं भी इंसान हूँ विक्रांत सर। विक्रांत उसे चुपचाप घूरता है, फिर धीरे से उसकी आंखों के आंसू पोंछता है। अंशा रोते हुए आगे बोली, कोई आपसे सीखे कैसे अपनी नई नवेली दुल्हन को पनिशमेंट देते हैं। विक्रांत धीरे से कहा, और मैं कोई तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं जो मनाए, मैं हस्बैंड हूँ, और मेरा प्यार, मेरी पजेसिवनेस थोड़ा क्रूर है, हाँ, पर झूठा नहीं। अंशा जोर से रोते हुए बोली, तो क्या मैं आपकी सिर्फ चीज हूँ? विक्रांत तिरछी मुस्कान मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, तुम मेरी जान हो, इसीलिए चीज की तरह रखता हूँ, बस मेरी, और किसी की नजर न लगे। फिर विक्रांत धीरे से उसके गले पर झुककर कहता है, और अगली बार तुम्हारे चेहरे पर ऐसे आंसू देखे ना, वरना। अंशा सकपकाकर बोली, वरना क्या? विक्रांत डेविल स्माइल करते हुए बोला, तुमने ही तो कहा था मैं पागल हूँ। चलो अब बाथरूम में चलें, आज तुम्हें मैं खुद अपने हाथों से शावर दूंगा, क्योंकि तुम्हारे शरीर पर एक भी निशान ऐसा नहीं होना चाहिए जो मेरी उंगलियों से मिटाया ना जा सके। विक्रांत ने अंशा को गोद में उठाकर बाथरूम में शावर के नीचे लाकर खड़ा किया। उसकी पलकों पर किस करते हुए फुसफुसाया, तू अगर बारिश में भीगती है ना तो मौसम तक मुझसे जलने लगता है। अंशा ने होंठ सिकोड़कर कहा, मुझे बिल्लू के साथ पैलेस घूमने जाना है। विक्रांत मुस्कुराया, अब तुम बस मेरी बाहों में घूमो। शाम का वक्त था। ओबेरॉय पैलेस के स्विमिंग पूल के किनारे सब लोग बैठे थे। हवा में ठंडक थी और कॉफी की खुशबू फैली हुई। सब एक दूसरे से हल्की फुल्की बातें कर रहे थे। तभी मोहिनी ने कप उठाते हुए विक्रांत की ओर देखकर पूछा, बहू रानी नजर नहीं आ रही? क्या 2 दिन में ही मायके वाली फीलिंग आ गई? विक्रांत ने ठंडे लहजे में उसकी ओर देखा और बिना मुस्कुराए बोला, क्या करें, कुछ चेहरों की शक्ल ऐसी होती है कि इंसान दोबारा देखना न चाहे। उस हिसाब से कह सकती हैं कि मेरी स्वीट हार्ट का मूड ऑन ऑफ हो गया। मोहिनी का चेहरा उतर गया और वो चुपचाप कप में झांकने लगी। तभी कुसुम जी ने उसकी ओर देखा और झिड़कते हुए कहा, मोहिनी, तुम हर बार अपनी जबान को लगाम क्यों नहीं देती? बहू घर आई है, थोड़ा अपनापन दिखाया करो। गजेंद्र सिंह ने माहौल हल्का करते हुए कहा, विक्रांत, बहू को लेकर कुछ दिन और यहाँ रहो ना। विक्रांत सीधा सा जवाब दिया, दादू, कुछ जरूरी मीटिंग्स तो आज रात ही मुंबई निकलना पड़ेगा। 2 घंटे बाद विक्रांत अंशा बेबीज को लेकर अपने प्राइवेट प्लेन से मुंबई के लिए निकल चुका था।
प्लेन की लग्जरी केबिन में सब कुछ कंफर्टेबल और स्टाइलिश था। अंशा अपने प्राइवेट रूम में लेटी हुई फोन पर मूवी देख रही थी, वो भी पूरी तल्लीनता के साथ, जब सैंडी मटकती हुई उसके पास आ गई। सैंडी ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से मासूम सा सवाल दाग दिया, मम्मा, डैडी ने उन भेड़ियों को कैसे मारा था, बताओ ना। अंशा ने स्क्रीन पॉज की, फिर विक्रांत की तरफ देखा, जो सामने काउच पर बैठे किसी फाइल पर निगाह गड़ाए बैठा था। उसने आंखें मटकाई और मुंह बनाकर बोली, डियर, तुम्हारे डैडी अब दुश्मनों को गोली से नहीं मारते, अब तो प्यार में फंसाकर मारते हैं। एकदम नए जमाने के विलेन बन चुके हैं। विक्रांत ने फाइल बंद की और बिन कुछ बोले उसे घूरने लगा। फिर बेहद ठंडी आवाज में बोला, स्वीट हार्ट, वाइन की बोतल लेकर इधर आओ। अंशा ने मूवी रोक दी, लुढ़कते हुए बेड से उठी, टेबल से वाइन की बोतल उठाई और सीधी विक्रांत के पास पहुंची। पीछे पीछे सैंडी भी चाल में ठाठ लिए आई, जैसे किसी फैशन शो में वॉक कर रही हो। अंशा विक्रांत की गोद में बैठ गई, बोतल खोली और बिना पूछे खुद ही पहला घूंट मार लिया। विक्रांत ने हल्की सी भौहें उठाई। स्वीट हार्ट, ये क्या है? जब मेरी जिंदगी अपने बिना पूछे बर्बाद कर दी तो वाइन के लिए परमिशन क्यों? अंशा ने नशे में मुस्कुराते हुए कहा। वो पूरी तरह से मस्ती में थी। एक क्यूट सा चेहरा बनाकर सैंडी को बुलाने लगी। ओ पगली बिल्ली, इधर आ। तू और तेरा ये बाप समझते क्या हो खुद को? मिलकर मेरी और मेरे पेप्सी मैंगो की जिंदगी की ऐसी तैसी कर रखी है। मेरे बेबीज को बाथरूम में बंद कर रखा है, हद है। सैंडी फौरन उछलकर विक्रांत के कंधे पर जा बैठी और जोर जोर से म्याऊं म्याऊं करने लगी। विक्रांत गहरी सांस लेकर बोला, प्रिंसेस, डरने की जरूरत नहीं, तुम्हारी मम्मा नशे में थोड़ी ज्यादा ही क्यूट पागल हो गई हैं। अंशा ने विक्रांत की ओर उंगली उठाई। मैं पागल? अरे पागल आप हो। मेरे मासूम बेटों को बाथरूम में बंद करके रखा है आपने, निकालिए उनको वरना। विक्रांत ने बड़े प्यार से उसके गालों पर आए बालों को कान के पीछे किया और फुसफुसाया, अगर तुम्हारे बेटे मेरी प्रिंसेस को मारेंगे तो उन्हें बाथरूम में ही रहना पड़ेगा, समझी? अंशा फौरन उसकी गोद से उठी और तमतमाती हुई बोली, अभी के अभी इस बिल्ली को प्लेन से नीचे फेंकती हूँ। दोनों मिलकर आतंक मचा रहे हैं। सैंडी और विक्रांत दोनों ही जोर जोर से हंसने लगे। उधर बाथरूम के अंदर पेप्सी और मैंगो बाथटब में बैठे एक दूसरे की शक्ल देख रहे थे। पेप्सी ने मैंगो से फुसफुसाते हुए कहा, अब इस बार बाहर निकले तो उस सैंडी को ऐसा सबक सिखाएंगे कि अगली बार वो हमें छूने से पहले सोचेगी। मैंगो ने सहमति में सिर हिलाया। इधर प्लेन के दूसरे हिस्से में डेनिस काउच पर आराम से बैठा वाइन की चुस्कियां ले रहा था। उसके पास खड़ा था बाइंडी गार्ड रंजीत हो। डेनिस ने एक लंबा घूंट लिया और बोला, रंजीत, एक फ्री की सलाह दूं, कभी प्यार के चक्कर में मत पड़ना। ये प्यार आदमी को सीधा घनचक्कर बना देता है। रंजीत मुस्कुराया, सर, मुझे तो ये बात पहले से ही पता है, इसीलिए प्यार को दूर से ही नमस्ते करता हूँ। डेनिस जोर से हंसा, गुड बॉय, प्यार से दूर ही रहना, वरना बीवी के साथ साथ उसके पूरे खानदान के नखरे भी झेलने पड़ते हैं, जैसे मैं झेल रहा हूँ। तभी लहराती हुई नशे में झूमती अंशा कमरे से बाहर आई। उसकी चाल देखकर ही पता चल रहा था कि वाइन ने असर दिखा दिया है। डेनिस जीजू, देखो ना, उसने रुआ से अंदाज में कहा, विक्रांत सर ने मेरे बेटों को बाथरूम में बंद कर दिया है, निकालो ना उन्हें बाहर। डेनिस ने रंजीत की तरफ देखा और आंखें घुमाई। देख रहे हो रंजीत, एक बीवी के चक्कर में कितने पागलों को झेलना पड़ता है, और ऊपर से। रंजीत हल्के से मुस्कुराया, सर, आप तो वाइन पी रहे हैं, मैं तो बस झेल रहा हूँ। विक्रांत कुछ दूरी पर सैंडी को गोद में उठाए खड़ा था और ये पूरा ड्रामा देखकर उसकी मुस्कान और भी गहरी हो गई। अंशा वहीं डेनिस के सामने बैठ गई और बोतल सामने रख दी। अब तो मैं यहीं बैठूंगी जब तक मेरे बेबीज को आजादी नहीं मिलती। विक्रांत ने सैंडी के कान में धीरे से कहा, लगता है आज मम्मा का नाटक लंबा चलेगा। तुम जाकर मैंगो और पेप्सी को देख लो, कहीं बात तब में क्रांति ना हो रही हो। सैंडी विक्रांत के कंधे से उछलकर फौरन बाथरूम की ओर भागी। अंशा ने विक्रांत की तरफ देखा और बोली, अब तो मैं प्लेन के सारे बटन दबाऊंगी, सबके सब। विक्रांत धीरे से उसके पास आया और उसके माथे को चूमते हुए बोला, अगर तुम इतनी प्यारी पागल बनती रहोगी तो मैं रोज वाइन पिलाऊंगा। अंशा ने आंखें तरेरी, ताकि मैं पागल बनूं और आप मुझे और मेरे बेटों को सताओ। विक्रांत ने कान में फुसफुसाया, नहीं स्वीट हार्ट, ताकि मैं तुम्हें और भी ज्यादा प्यार कर सकूं। इतना कहते ही उसने उसे हल्के से अपनी ओर खींचा। अंशा ने थोड़ी देर उसे देखा, फिर हंस पड़ी। एक बात बोलूं विक्रांत सर, आप जितने खतरनाक लगते हो
उससे कहीं ज्यादा खतरनाक हो। विक्रांत मुस्कुराया। और तुम जितनी मासूम दिखती हो उससे कई गुना ज्यादा ड्रामा क्वीन हो। दोनों की आंखों में हल्की सी शरारत थी। तो वही दरवाजा खुला और सैंडी, मैंगो और पेप्सी की तिकड़ी जोर शोर से बाहर निकली। पेप्सी चिल्लाया, बचाओ। सैंडी फिर से पीछे पड़ गई। सैंडी भागती हुई उनके पीछे दौड़ी। आज नहीं छोड़ूंगी। अंशा ने हंसते हुए विक्रांत की ओर देखा। पागल मैं नहीं, ये पूरा प्लेन ही पागल खाना है। विक्रांत ने हाथ बढ़ाया, तब तो इसका डॉक्टर मैं ही बनूंगा। और फिर उसने अंशा को अपनी गोद में उठा लिया। अंशा जोर से चिल्लाई, विक्रांत सर छोड़ो, सब देख रहे हैं। विक्रांत मुस्कुराया, देखने दो, मैं तो बस अपनी बीवी से प्यार कर रहा हूँ। ये उड़ान थी, मजेदार और थोड़ी सी दीवानी। मुंबई आए विक्रांत और अंशा को 1 हफ्ता हो चुका था। नई जिंदगी की शुरुआत हो चुकी थी और अंशा ने अपने कॉलेज भी ज्वाइन कर लिया था। सुबह के ठीक 8 बजे उसके फोन का अलार्म जोर जोर से बजने लगा। ट्रेन ट्रेन, उठ जा बहन जी, कॉलेज का टाइम हो गया। अंशा ने आंखें मिचमिचाते हुए अलार्म बंद किया और लंबी सी अंगड़ाई ली। बाल बिखरे हुए थे, चेहरा अभी भी नींद से भरा था। उसने आंखें मलते हुए कमरे में इधर उधर देखा। ये ठरकी आदमी कहाँ गया? अंशा बुदबुदाई। फिर अचानक जैसे दिमाग की बत्ती जली। बेड से उछलकर खड़ी हुई और खुद से बोली, अंशा बेटा, जल्दी शावर लेकर निकल ले, वरना कहीं वो विक्रांत ओबेरॉय अपनी सुबह की ठरक लेकर बाथरूम न घुसाए। फिर तेरा स्नान कम और रोमांस से भरा अत्याचार ज्यादा हो जाएगा। उसने जल्दी से टॉवल उठाया, स्लीपर पहनी और भागते हुए बाथरूम में घुसी। बाथरूम में जाते हुए बड़बड़ा रही थी, ये बंदा तो सुबह सुबह भी चैन नहीं लेने देता। लगता है रोमांस का अलार्म भी मेरे अलार्म से 2 मिनट पहले बजता है इसके दिमाग में। वही ओबेरॉय विला के गार्डन में हल्की धूप फैली हुई थी। विक्रांत घास पर खड़ा हुआ था और पेप्सी और सैंडी के साथ बॉल खेल रहा था। सैंडी उछल उछल कर बॉल पकड़ रही थी और पेप्सी हर बार बॉल लेकर भाग जाता, जिससे विक्रांत को हंसने में कोई कमी नहीं आ रही थी। तभी गार्डन के एक कोने से गजोधर प्रकट हुआ, जो अपने एक हाथ से मैंगो को पकड़े खींचता हुआ ला रहा था। मैंगो का चेहरा ऐसे बना हुआ था जैसे कोई बहुत बड़ी चोरी पकड़ी गई हो। गजोधर ने आते ही शिकायती अंदाज में कहा, बॉस देखिए इस मैंगो बुड़बक को। हम अपनी मैक्सीबा से प्यार कर रहे थे, 2 मिनट का रोमांस कर रहे थे और ये पीछे झाड़ियों में छुपकर हमें घूर रहा था। विक्रांत ने धीरे से आंखें उठाकर गजोधर की तरफ देखा और बेहद ठंडी आवाज में बोला, तुम्हें रोमांस करने के लिए गार्डन मिला था और वो भी चौड़े में। अब बच्चे तुम्हें घूरेंगे नहीं तो क्या तालियां बजाएंगे? गजोधर का मुंह खुला रह गया, जैसे उसके आत्मसम्मान को किसी ने गार्डन में ही छोड़ दिया हो। बॉस, आप हमसे ऐसी बातें कर रहे हो? आप तो हमें बचपन से जानते हो। हम तो इतने शर्मीले हैं कि जब मैक्सीवा ने शादी के लिए प्रपोज किया था तब भी हम पेड़ के पीछे छुप गए थे। हम तो वो इंसान हैं जो मूवी में किसिंग सीन आते ही आंखें बंद कर लेते हैं। विक्रांत ने बिना कुछ कहे एक नजर मैंगो की ओर डाली, जो सामने बैठा गजोधर को घूर कर हंस रहा था। गजोधर ने गुस्से से कहा, बॉस, हम इस मैंगो से परेशान हो चुके हैं। अब हम और नहीं सह सकते। हम मैक्सीवा को लेकर जयपुर चले जाते हैं, महल में रहेंगे चैन से। आप इस मैंगो बुड़बक के लिए कोई नया केयरटेकर रख लो। मैंगो गजोधर की बात सुनते ही तेजी से विक्रांत के पास आ गया और अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसे देखता हुआ धीरे से उसके पीठ से सिर रगड़ने लगा। डैडी, गजोधर अंकल को आप जाने मत देना। विक्रांत ने गजोधर की ओर देखा और बर्फ सी ठंडी आवाज में कहा, अगर एक बार और तुमने जयपुर जाने की बात की तो याद रखना, हमेशा के लिए जाना पड़ेगा। अब जाओ यहाँ से। गजोधर मुंह फुलाए मैंगो को घूरते हुए चला गया, बड़बड़ाता जा रहा था, अबे बुड़बक, देख लेना, एक दिन तेरी भी मैक्सी आएगी, फिर देखूंगा कैसे छुपकर हंसता है। विक्रांत ने मैंगो को अपने सामने बैठाया, उसके सिर पर हल्के से हाथ फेरते हुए कहा, बेबी, ये क्या हरकत है? क्यों परेशान करते हो गजोधर अंकल और मैक्सी आंटी को? मैंगो ने चुपचाप नजरें झुका लीं। विक्रांत ने थोड़ा सख्त होकर कहा, अगर अब की बार तुमने गजोधर अंकल को परेशान किया तो मैं तुम्हें फार्म हाउस भेज दूंगा और फिर वहाँ से वापसी मुश्किल होगी, समझे? इतना कहकर विक्रांत अंदर चला गया। उसके जाते ही मैंगो की साजिशी मुस्कान लौट आई। वो तेजी से सैंडी और पेप्सी के पास भागा। सैंडी बॉल के पीछे दौड़ रही थी और पेप्सी धूप में आंखें मिचका रहा था। मैंगो फुसफुसाते हुए बोला, अरे सुनो, तुम लोगों को पता है मैं अभी कहाँ से आ रहा हूँ? सैंडी ने भोला सा चेहरा बनाते हुए पूछा, कहीं रोमांस देखने तो नहीं गया था? मैंगो ने सिर हिलाकर मना किया, नहीं, उससे भी मजेदार सीन था। गजोधर अंकल की झाड़ू से पीटाई हो रही थी।
मैक्सी आंटी ने झाड़ू उठाकर उनके पीछे ऐसे दौड़ाया जैसे कोई चोर पकड़ना हो। सैंडी खुशी से उछलते हुए बोली, सच? मुझे भी देखना है वो सीन। मैंगो ने तुरंत अपनी पीठ आगे की और बोला, अब बैठ मेरी पीठ पर, चल तुझे ले चलता हूँ, लाइव शो दिखाता हूँ। सैंडी खुशी से मैंगो की पीठ पर चढ़ गई और दोनों सर्वेंट क्वार्टर की ओर भाग निकले। पेप्सी ने उन्हें जाते हुए देखा और गहरी सांस लेते हुए खुद से बोला, ये बड़ी और छोटी बिल्ली कभी नहीं सुधर सकती। बस सुबह से शाम तक इनका कोई ना कोई नया ड्रामा चलता रहता है। भगवान ही मालिक है इस ओबेरॉय विला का। इतना कहकर पेप्सी वापस घास पर लेट गया और आंखें बंद करके मन ही मन दुआ करने लगा कि कहीं गजोधर झाड़ू लेकर उसके पीछे न पड़ जाए। विक्रांत जब कमरे में आया तो सामने का नजारा देखकर उसके होंठों पर एक धीमी मुस्कान खिल गई। अंशा ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी थी। बाथरोब पहने गीले बालों में से पानी टपक रहा था और वो हेयर ड्रायर